दोस्तों, भारतीय संविधान और कानून की धारा के अंतर्गत अगर कोई भी लावारिस लाश पुलिस के द्वारा बरामद किया जाता है तो पुलिस उस लावारिस लाश को लगभग 72 घंटों तक अपने पास रख सकती है। लेकिन अगर इन 72 घंटों के भीतर भी उस लावारिस लाश की शिनाख्त नहीं हो पाती है तो खुद पुलिस उस लावारिस लाश का अंतिम संस्कार कर सकती है। आज की कहानी में भी पुलिस को एक लावारिस लाश बरामद होती है, लेकिन अगले ही दिन कुछ लोग थाने में पहुंच जाते हैं और पुलिस वालों से कहते हैं कि साहब, मरने वाला व्यक्ति हमारा दूर का रिश्तेदार है, और मरने वाले व्यक्ति का कुछ पहचान पत्र भी पुलिस को दिखाते हैं। पुलिस सारे पहचान पत्र को देखने के बाद उस लाश को मरने वाले व्यक्ति के रिश्तेदारों के हवाले कर देती है। वे लोग भी उस लाश को लाने के बाद उस लाश का अंतिम संस्कार भी कर देते हैं। लेकिन तभी अगले दिन एक और व्यक्ति थाने में पहुंचता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, आप लोगों ने जो लावारिस लाश को बरामद किया है, दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि मेरा सगा भाई है। वह व्यक्ति जैसे ही इस तरह की बातें कहता है, ये सुनकर पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं। पुलिस कहती है कि क्या तुम्हारे पास उस व्यक्ति का कोई पहचान पत्र है? तो वो व्यक्ति भी मरने वाले का कई तरह का पहचान पत्र पुलिस को दिखाता है, जिसे देखने के बाद पुलिस को भी ये समझ में नहीं आता है कि आखिरकार ये मामला है क्या। लेकिन पुलिस जब इस मामले की जांच और पड़ताल करना शुरू करती है तो एक ऐसी सच्चाई निकलकर सामने आती है जिसे जानने के बाद न सिर्फ पुलिस वाले बल्कि हर कोई हैरान परेशान हो जाता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है इटावा, और इसी इटावा ज़िले में एक जगह पड़ता है सुंदरनगर रेलवे फाटक। ये बात है 4 फरवरी 2024 की सुबह की। दरअसल इसी सुंदरनगर रेलवे फाटक के लाइन के पास एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई थी। जैसे ही लोग उस लाश को देखते हैं तो इसकी सूचना नज़दीकी थाने में देते हैं। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और उस लाश का बारीकी से मुआयना करती है। मरने वाले व्यक्ति की उम्र लगभग 40 से 45 साल के आसपास की लग रही थी। दरअसल वो व्यक्ति ट्रेन से कटकर मर गया था, जिसकी वजह से उसका चेहरा भी काफ़ी बुरी तरह से खराब हो गया था। घटनास्थल पर काफ़ी लोग मौजूद थे। पुलिस उन तमाम लोगों से उस लाश की शिनाख्त करवाने का प्रयास करती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस लाश की शिनाख्त नहीं कर पाता है। इसीलिए पुलिस उस लाश को अपने कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा देती है और साथ ही साथ इस बात की जानकारी आसपास के थानों और आसपास के इलाकों में देती है। लेकिन जैसे ही एक दिन का समय गुजर जाता है, अगले दिन 5 फरवरी 2024 को 4 लोग थाने में आते हैं और पुलिस वालों से कहते हैं कि साहब, मरने वाला व्यक्ति हमारा दूर का रिश्तेदार है, जिसका नाम है अतुल कुमार। ये लोग अतुल कुमार के नाम का आधार कार्ड और वोटर कार्ड भी पुलिस वालों को दिखाते हैं। पुलिस ये सारे पहचान पत्र को देखने के बाद उस लाश को इन चारों के हवाले कर देती है। लेकिन जैसे ही एक दिन का समय और गुजर जाता है, 5 फरवरी 2024 को एक व्यक्ति और थाने में आता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मैं औरैया ज़िले का रहने वाला हूँ। दरअसल मुझे सूचना मिली है कि 2 दिन पहले आप लोगों ने एक लावारिस लाश को बरामद किया है। उस लाश को जब मैंने देखा तब पता चला कि दरअसल मरने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मेरा सगा भाई है, जिसका नाम है सत्यवीर राजपूत। वो व्यक्ति जैसे ही सत्यवीर राजपूत के बारे में बताता है, ये सुनकर पुलिस वाले भी एकदम से हैरान रह जाते हैं। पुलिस कहती है कि क्या तुम्हारे पास सत्यवीर का कोई पहचान पत्र है? वो व्यक्ति भी सत्यवीर राजपूत के नाम से कई तरह के पहचान पत्र पुलिस को दिखाती है। वह व्यक्ति पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरा भाई मानसिक रूप से बीमार था और उसका आगरा के एक हॉस्पिटल में इलाज भी चल रहा है। कुछ दिन पहले एक काम के सिलसिले में वो इटावा शहर में आया था, लेकिन जब हमने उस लाश को देखा तब हमको पता चला कि दरअसल सत्यवीर ट्रेन से कटकर मर गया है। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, पुलिस उसको काफ़ी डांट फटकार लगाती है। लेकिन वो व्यक्ति भी पुलिस वालों से भिड़ जाता है। वो पुलिस वालों से कहता है कि साहब, वो व्यक्ति मेरा सगा भाई है। इस पर पुलिस कहती है कि कल 4 लोग आए थे और उसका नाम अतुल कुमार बताकर उसकी लाश को अपने साथ लेकर चले गए। लेकिन वो व्यक्ति पुलिस वालों से कहता है कि नहीं साहब, मरने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मेरा ही सगा भाई है, जिसका नाम है सत्यवीर राजपूत। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप आगरा हॉस्पिटल में जाकर पूछताछ भी कर सकते हैं।
पुलिस भी उस व्यक्ति की बातों पर भरोसा कर लेती है और आगरा के उस हॉस्पिटल में जाती है जहां पर सत्यवीर का इलाज चल रहा था। पुलिस हॉस्पिटल में जाकर जांच पड़ताल करती है तो पुलिस को पता चलता है कि वाकई में मरने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सत्यवीर राजपूत है। जैसे ही सत्यवीर राजपूत की शिनाख्त हो जाती है तो उसके बाद पुलिस जो 4 लोग अतुल कुमार के नाम का आधार कार्ड और वोटर कार्ड नाम का पहचान पत्र दे गए थे, उन आधार कार्ड और वोटर कार्ड को पुलिस चेक करती है। लेकिन पुलिस जब अतुल कुमार के नाम का आधार कार्ड और वोटर कार्ड को चेक करती है तब पुलिस को मालूम चलता है कि दरअसल वो सारा पहचान पत्र फर्जी है। लेकिन जैसे ही फर्जी होने का सबूत मिल जाता है पुलिस अब सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो चारों लोग कौन हैं जो अतुल कुमार की लावारिस लाश को अपने साथ लेकर गए थे। इसके बाद पुलिस इन चारों लोगों की तलाश करना शुरू कर देती है, लेकिन उन चारों लोगों का कहीं कुछ भी पता नहीं चलता है। पुलिस वाले उन सब की तलाश करते हुए जब एक जगह पर पहुंचते हैं तो पुलिस को आखिरकार एक सीसीटीवी कैमरा दिखाई देता है। पुलिस जब उस सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है तो आखिरकार उस सीसीटीवी फुटेज में वो चारों लोग दिखाई दे जाते हैं। उनमें से 3 लोगों की पहचान तो नहीं हो पाती है, लेकिन एक व्यक्ति की पहचान पुलिस कर लेती है। दरअसल उस व्यक्ति का नाम है हेतराम मित्तल, जिसकी उम्र है लगभग 50 साल के आसपास, जो इटावा शहर का रहने वाला है। हेतराम जो पेशे से एक वकील है। पुलिस को जैसे ही हेतराम की सारी जानकारी मिल जाती है पुलिस अपनी टीम के साथ हेतराम के घर जाती है और उसको अपनी हिरासत में लेकर थाने आती है। पुलिस सबसे पहले हेतराम से यही सवाल करती है कि तुम्हारे साथ जो 3 लोग उस दिन आए थे वे तीनों लोग कौन हैं और तुम उस लाश को अतुल कुमार का बताकर अपने साथ क्यों लेकर गए थे। हेतराम भी बिना किसी सख्ती या दबाव के सारी सच्चाई पुलिस वालों को बता देता है। लेकिन हेतराम जब इसकी पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद पुलिस वालों के साथ ही साथ हर किसी को भी हैरानी हो जाती है। हेतराम जो शादीशुदा तो है, हेतराम की पत्नी का नाम है शिखा अग्रवाल। हेतराम के 2 बच्चे भी हैं, लेकिन हेतराम का उसके ही इलाके की रहने वाली एक 22 साल की लड़की मुस्कान आस्था के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। मुस्कान भी पहले से ही शादीशुदा है। मुस्कान के पति का नाम है अतुल कुमार। हेतराम का जब मुस्कान के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है तो इस बात की जानकारी मुस्कान के ससुराल वालों को भी मालूम चल जाता है। लेकिन हेतराम और मुस्कान शादी करने का फैसला कर लेते हैं। मुस्कान भी हेतराम से शादी करने के लिए सिर्फ इसलिए तैयार हो जाती है क्योंकि मुस्कान को लगता है कि हेतराम के पास काफ़ी ज़मीन जायदाद है। लेकिन इस शादी करने की जानकारी मुस्कान के ससुराल वालों को मालूम चल जाता है तो वे लोग मुस्कान के ऊपर दबाव ही नहीं डालते हैं बल्कि हेतराम के ऊपर मुकदमा भी दर्ज करवा देते हैं। लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी हेतराम पीछे नहीं हटता है और ना तो मुस्कान पीछे हटती है। मुस्कान आकर हेतराम से कहती है कि मेरे पति के रहते हुए हम दोनों कभी शादी नहीं कर सकते हैं। इस पर हेतराम मुस्कान को समझाते हुए कहता है कि क्यों ना तुम्हारे पति को ही इस दुनिया से हटा दिया जाए, इसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन जैसे ही मुस्कान के पति को मारने की बात कहता है मुस्कान काफ़ी डर जाती है। मुस्कान कहती है कि अगर मेरे पति की हत्या किया गया तो हम दोनों पकड़े जाएंगे और हमको जेल भी जाना पड़ सकता है। इसके लिए तुम कोई दूसरा रास्ता निकालो। जब कुछ दिन का समय गुजर जाता है तो आखिरकार एक दिन हेतराम फिर से मुस्कान से मुलाकात करता है और कहता है कि मेरे पास एक रास्ता है, क्यों ना तुम्हारे पति के नाम पर कोई एक लाश बरामद करते हैं। उसके बाद उस लाश का अंतिम संस्कार भी कर दिया जाएगा और सबको यही लगेगा कि तुम्हारे पति की मौत हो गई है। फिर उसके बाद हम दोनों शादी भी कर लेंगे। जैसे ही इस तरह की बातें मुस्कान से कहता है तो मुस्कान को ये योजना काफ़ी पसंद आ जाती है। लेकिन साथ ही साथ मुस्कान हेतराम के सामने ये सवाल भी खड़ा कर देती है कि आखिरकार ये लाश आएगी कहाँ से। इस पर हेतराम कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो। इसके बाद हेतराम एक लाश की तलाश करना शुरू कर देता है। साथ ही साथ इस बारे में अपने 3 दोस्तों से भी बताता है, जिनमें से एक का नाम है मोहम्मद तस्लीम, दूसरे का नाम है मोहम्मद फुकरान, तीसरे का नाम है मोहम्मद तस्लीम, जो हेतराम के ही इलाके के रहने वाले हैं। इसके बाद ये चारों मिलकर सबसे पहले अतुल कुमार के नाम से फर्जी आधार कार्ड और फर्जी वोटर आई कार्ड पहचान पत्र तैयार करते हैं और फिर एक लावारिस लाश की तलाश करना शुरू कर देते हैं। अचानक 4 फरवरी 2024 को हेतराम को मालूम चल जाता है कि सुंदर नगर रेलवे फाटक के पास पुलिस को एक लावारिस लाश बरामद हुआ है। इससे पहले कि सत्यवीर के घर परिवार वाले पुलिस के पास पहुंचते,
हेतराम अपने तीनों दोस्तों को लेकर थाने पहुंच जाता है और अतुल कुमार के नाम से आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड पुलिस वालों को दिखाते हुए कहता है कि साहब ये व्यक्ति हमारा दूर का रिश्तेदार है। उस लाश से जो कपड़े, जूते और जो घड़ी मिला था उन्हें देखकर लाश की शिनाख्त करते हुए कहता है कि साहब ये लाश किसी और की नहीं बल्कि अतुल कुमार का ही है। जैसे ही सारा पहचान पत्र पुलिस वालों को दिखाता है, पुलिस भी उस पहचान पत्र को ज़्यादा ध्यान से नहीं देखती है और आखिरकार उस लाश को हेतराम और उसके तीनों दोस्तों के हवाले कर देती है। इधर हेतराम भी जब उस लाश को लेकर आता है तो अपने तीनों दोस्तों के साथ मिलकर उस लाश का अंतिम संस्कार भी कर देता है। लेकिन इससे पहले कि हेतराम अपनी योजना में सफल हो पाता, हेतराम अपनी योजना के तहत मुस्कान से शादी कर पाता, उससे पहले ही पुलिस हेतराम तक पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही इस बात की जानकारी हेतराम की पत्नी शिखा अग्रवाल को मालूम चलता है तो शिखा भी थाने आकर पुलिस वालों से कहती है कि साहब मेरे पति ने एक नहीं बल्कि इससे पहले भी 3 शादियां कर चुका है। दरअसल मेरा पति भोली भाली लड़कियों और पैसे वाली लड़कियों के साथ शादी करता है और कुछ दिन उनके साथ समय भी गुजारता है, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है और उनका सारा पैसा लूटकर उनको अपने घर से बाहर निकाल देता है। मैं अपने पति से खुद काफ़ी परेशान हो चुकी हूँ, इसलिए मैंने भी अपने पति के ऊपर एक मुकदमा दर्ज करवा दिया है। वाकई में दोस्तों, हेतराम जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस सत्यवीर के भाई की तहरीर पर हेतराम के तीनों दोस्तों को भी अपनी हिरासत में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस इन चारों आरोपियों को अपनी हिरासत में लेकर अगले दिन इन सबको जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन सबको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति आपको जागरूक करना है। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।